हाय आई एम रोशन साइन। तो आज हम बात करेंगे इजिप्ट की हिस्ट्री की मोस्ट पावरफुल एंड सेकेंड लेडी फेरो हैत्शपसूत की। देखो, हैत्शपसूत का जन्म 15th BCE के दौरान इजिप्ट के राज परिवार में हुई थी, जो पावरफुल फेरो तूतमुस और एमोहोस की बेटी थी। इनका पालन पोषण राज परिवार में ही हुआ था, जिससे इनमें शासन और नेतृत्व की गहरी समझ विकसित हो चुकी थी। अब ये फेरो कैसे बनी, इसके लिए आपको इनकी शादी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी। देखो, ये जब 20 साल की थी तब इनकी शादी इन्हीं के सौतेले भाई तूतमुस सेकेंड से हुई, जो तूतमुस और मुफरेद के बेटे थे। और हैत्शपसूत के अलावा तूतमुस ने कई और शादियां की, जो अभी भी हिस्टोरियंस के लिए एक डिबेट का टॉपिक है, क्योंकि इसके एग्जैक्ट वाइफ्स कितनी थी ये जानकारी आज भी मालूम नहीं। हालांकि इसकी एक वाइफ की जानकारी मिलती है जो आईसी सेकेंड के नाम से जानी जाती थी, जिन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम तूतमुस थर्ड था, जो काफी छोटा था। तो उनके पिता तूतमुस सेकेंड की मृत्यु हो गई, जिसके बाद रूल्स के हिसाब से तूतमुस थर्ड को फेरो बनना था। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो इतने एज में छोटे थे, पूरा मिस्र का कार्यभार संभाल नहीं सकते थे। इस मामले को देखते हुए हैत्शपसूत ने कार्यभार संभाला और अंततः खुद ही फेरो की उपाधि धारण कर ली, और इस तरह वो इजिप्ट की हिस्ट्री में सेकेंड फीमेल फेरो बनी। प्राचीन मिस्र के लोग आमतौर पर महिलाओं को फेरो के रूप में स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि उनका समाज और सांस्कृतिक मापदंड अत्यधिक पितृसत्रात्मक था। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हैत्शपसूत से पहले प्राचीन मिस्र में एक महिला शासक बनी थी, लेकिन उन्हें आधिकारिक तौर पर फेरो के रूप में मान्यता नहीं मिली जिस तरीके से एक पुरुष को मिलती थी, क्योंकि सदियों से नेतृत्व की भूमिका पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा निभाई गई थी, जिन्हें देवीय प्रतिनिधित्व के रूप में मिस्र के लोग देखते थे, जिसके कारण महिलाओं के लिए वैध शासक के रूप में मिस्र के लोग द्वारा स्वीकार किया जाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण मामला था। और जब महिलाएं सत्ता में आई तो उन्हें अक्सर भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। साथ ही उन्हें एक फेरो बनने के लिए असाधारण उपाय करने पड़े, जैसे हैत्शपसूत ने मेल फेरो की तरह कपड़े पहने, नकली दाढ़ी लगाई, ताकि यह दिखाया जा सके कि वह किसी भी पुरुष शासक की तरह ही पावरफुल है। और ऐसा इसलिए भी उन्होंने किया ताकि लोग उनका सम्मान करें और अपने नेता के रूप में गंभीरता से ले। और ऐसा हुआ भी, लोगों ने उनका सम्मान किया और उसे फेरो के रूप में स्वीकार भी किया। और उन्होंने लगभग 1478 से लेकर के 1458 BCE तक फेरो के रूप में शासन किया। साथ ही रानी हैत्शपसूत की परियोजना काफी उल्लेखनीय रही, जो उस टाइम पे मिस्र की एकता और समृद्धि की प्रतीक थी। उन्होंने कई निर्माण कार्य करवाए, जिनमें से प्रमुख है देर अल बहरी में शवगिरी। हैत्शपसूत की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली इमारत है, जो अपनी अनूठी डिजाइन और भव्य छत के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड, करनाक में लाल चैपल। ये मूल रूप से बार्क तीर्थ स्थल के रूप में बनाया गया था, जिसे बाद में तोड़ दिया गया, फिर से जोड़ा गया। थर्ड नंबर पे आता है बेनी हसन में पाखेत का मंदिर। इसे सिपियोस आर्टेमिडोस के नाम से भी जाना जाता है। यह देवी पाखेत को समर्पित था, और ये सब निर्माण उस टाइम पे दासों ने नहीं किया, बल्कि कुशल मिस्र के कार्मिकों द्वारा बनाए गए थे। इसके अलावा हैत्शपसूत ने अपने शासनकाल के दौरान कई औपचारिक और मूर्तियां भी बनाई थी, जो उनके पावर के साथ साथ देवताओं के प्रति समर्पण को दर्शाती है। जैसे थेब्स में करनाक के मंदिर में कई औपचारिक का निर्माण, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है अधूरा औपचारिक, जो आसमान में स्थित है। यह अब तक का सबसे बड़ा औपचारिक रहा होगा, लेकिन पत्थर में दरार होने के कारण इसे अधूरा ही छोड़ दिया गया। और मिस्र में सबसे ऊंचे ऑब्सेलिक की बात करूं तो वो आज भी स्थित है, जो लगभग 29.5 मीटर ऊंचा। और इस तरह की एक और ऑब्सेलिक मौजूद थी, हालांकि वो गिर गया। और देर अल बहरी में हैत्शपसूत के शवगिरी में रानी की कई मूर्तियां हैं, जिनमें से कई में उन्हें पारंपरिक फेरोनिक मुद्राओं में दर्शाया गया है। ये मूर्तियां महिला और पुरुष दोनों वेश में दिखती है, जो पारंपरिक रूप से पुरुष की भूमिका में एक महिला शासक के रूप में एक अनूठी स्थिति को दर्शाती है। और हैत्शपसूत की कई ऐसी बैठी हुई मूर्तियां भी हैं, उनकी शांत और शाही मुद्रा को दर्शाती है, जिनमें वो अक्सर नेमेस हेड्रेस और शाही लहंगा पहने हुए हैं। इन सब के अलावा हैत्शपसूत ने अपनी समानता के साथ स्फिंक्स की मूर्तियां भी बनाई। इन मूर्तियों में अक्सर शेर की शरीर को रानी के सिर के साथ जोड़ा जाता था, जो उनकी ताकत और अधिकार का प्रतीक है। और जहां तक हैत्शपसूत की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति की बात है, तो वो न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखी हुई बड़ी ग्रेनाइट की मूर्ति है, जिनमें वो घुटनों के बल बैठी हुई है और उनके हाथ में आप घड़े को देख सकते हो, जो उस समय की कलात्मक और शिल्प कौशल को दर्शाती है। बात करते हैं ट्रेड की, तो हैत्शपसूत अपने व्यापार अभियान के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इन अभियानों में सबसे उल्लेखनीय है पंट अभियान। यह हैत्शपसूत के शासनकाल के दौरान किया गया सबसे अच्छी तरीके से प्रलेखित व्यापार मिशन है। माना जाता है कि पंट की भूमि पर अभियान, जो आधुनिक इरिट्रिया या सोमालिया में स्थित है, जिससे व्यापार संबंधी चीजों को डेर अल बहरी में उसके शवगिरी मंदिर की दीवारों पर विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। लोहबान, सोना, अबनूस, हाथी दांत, विदेशी जानवर जैसे खजानों से लदे जहाजों को वहां पे चित्रित किया गया है। अभियान ने न केवल मूल्यवान सामान को इजिप्ट लाया, बल्कि लंबे समय तक चले आ रहे व्यापार संबंध भी स्थापित किए। सेकंड, बायबालोस के साथ व्यापार। हैत्शपसूत ने बायबालोस शहर के साथ मिस्र के व्यापार संबंधों को जारी रखा और विस्तृत भी किया, जो देवदार की लकड़ी के लिए प्रमुख थी, जो मिस्र के निर्माण के
साथ साथ वहां के जहाज के निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। थर्ड नंबर पे आता है सिनाई प्रायद्वीप अभियान। यह अभियान मुख्य रूप से खनन उद्देश्य के लिए था, विशेष रूप से फिरोजा और तांबे के लिए था। हैत्शेपसूत ने इस खनन अभियान की सुरक्षा और संगठन सुनिश्चित किया जो व्यवहारिक और औपचारिक उद्देश्य दोनों के लिए आवश्यक था। यानी कुल मिलाकर हैत्शेपसूत का व्यापार अभियान मिस्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला था। अब थोड़ा सा नजर धर्म से जुड़ी कुछ बातों पे डाल लेते हैं। तो देखो, हैत्शेपसूत के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण धार्मिक नए विचारों का विकास हुआ। अगर प्रमुख धार्मिक नए विचारों को देखा जाए तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे उनका दिव्य जन्म वाली स्टोरी लगी। यानी हैत्शेपसूत ने अपने दिव्य जन्म की अवधारणा को बढ़ावा देकर शासन करने के लिए अपने दिव्य अधिकार पर जोर दिया। शिलालेख और राहत के अनुसार विशेष रूप से देर अल बहरी यानी कि शवगृह मंदिर में हैत्शेपसूत को भगवान अमुन द्वारा गर्भ धारण किए जाने के रूप में दर्शाया गया, जो हैत्शेपसूत के पिता तूतमुस फर्स्ट के रूप में उसकी मां रानी अम्हो से मिलने गए थे। यह स्टोरी उसे देवताओं के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में चित्रित करती है। उसके शासन को वैध बनाने के लिए यह कहानी शायद गढ़ी गई हो। साथ ही हैत्शेपसूत ने थेब्स के मुख्य देवता अमुन के साथ अपने संबंध को और अधिक स्थापित करने के लिए उन्होंने अमुन से जुड़े मंदिरों का निर्माण कराया। सबसे उल्लेखनीय टेंपल की अगर मैं बात करूं तो वो टेंपल ऑफ कनर्क है, जो हैत्शेपसूत को अमुन के साथ निकटता से जोड़ता है। इससे हैत्शेपसूत ने अपने दिव्य समर्थन और वैधता को मजबूत किया। उन्होंने अमुन के सम्मान में नए धार्मिक अनुष्ठान त्योहार भी शुरू किए, विशेष रूप से अपेट त्योहार जो उनके शासनकाल के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह त्योहार कनार्क से लक्सर मंदिर तक भगवान अमुन की वार्षिक यात्रा का जश्न था, जो फैरो के दिव्य शासन का भी प्रतीक था। इस सबसे धार्मिक मामलों में उनकी प्रमुखता और बढ़ गई। इस सब के बाद हैत्शेपसूत ने हाथोर और मूट जैसी महिला देवता की पूजा को बढ़ावा दिया। ऐसा करके उन्होंने खुद को शक्तिशाली देवियों के साथ जोड़ लिया, जिससे उनकी छवि और ज्यादा मजबूत हो गई। उनके डेयर अल बहरी मंदिर में हाथोर का चैपल इस धार्मिक फोकस का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इन धार्मिक नए विचारों के माध्यम से हैत्शेपसूत ने न केवल अपने शासन को वैध बनाया, बल्कि प्राचीन मिस्र के धार्मिक परिदृश्य पर एक अस्थायी प्रभाव भी छोड़ा। कुल मिलाकर हैत्शेपसूत की विरासत में एक शासक के रूप में जो उपलब्धियां थी, मिस्र की कला और वास्तुकला में जो उनका योगदान रहा और लैंगिक भूमिकाओं का जो उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, इससे उनका प्रभाव पूरे प्राचीन मिस्र के इतिहास में काफी प्रभावशाली रहा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।